हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने रिएक्शंस की इक्वेशन लिखने का तरीका सीखा था और उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो भी हमने सीखा था। हम तुम लोगों को एक तरीका और सिखा देंगे जिसमें हमें हीट एंड एरर मेथड नहीं अप्लाई करना होगा, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं अप्लाई करना होगा। डायरेक्टली इक्वेशंस अप्लाई करके हम लोग उसको बैलेंस कर लेंगे कॉम्प्लिकेट इक्वेशंस के लिए। वो आपको हम अगले किसी लेक्चर में अलग से ट्रिक्स सिखा देंगे। आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और केमिकल रिएक्शंस में केमिकल बॉन्ड्स का क्या रोल है, कैसे ये बॉन्ड टूटते हैं, कैसे ये बॉन्ड बनते हैं, जिसके कारण से कभी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, कभी केमिकल रिएक्शंस एंडोथर्मिक होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में बात किया था। हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में बात किया था तो बोला गया था क्या कि जब एक या उससे ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को खो देते हैं, लूज कर देते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होगा, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते थे। तो जैसे हम एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा था 2H2 plus O2 equal to 2H2O का। तो हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे होगा। तो एक्चुअली क्या होगा, जो H2 है वो कैसे रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन में क्या रहा होगा, ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। अब देखो, पहले इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ा होगा, पहले ये बॉन्ड टूटेंगे। अब जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक चीज जान जाओ, हमेशा बॉन्ड के टूटने में एनर्जी रिक्वायर होती है और बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होती है। नोट करो इस बात को कहीं पे, फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज्ड होगा। तो आपने क्या देखा, हमेशा जब बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी रिक्वायर होगा, जब बॉन्ड को बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगा। इसे मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी खर्चा हो गया, X खर्चा हो गया। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी खर्चा हो गया, मान लो Y एनर्जी खर्चा हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन के पास क्या एक बॉन्ड बनाने की क्षमता है और ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड बनाने की क्षमता है। ऑक्सीजन था, उसके ये बॉन्ड खाली थे, इनसे आगे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन, यहां से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। यही क्या कहलाएगा, H2O कहलाएगा। देखो H2 और H2। अब यहां पे भी बॉन्ड, यहां पे एनर्जी रिलीज हुआ Z, यहां एनर्जी रिलीज हुआ Z, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ, Z प्लस Z इक्वल टू मान लो क्या है, 2Z। अब देखो ये क्या होगा, प्रोडक्ट में एनर्जी हुआ जो रिलीज हुआ। अब क्या हुआ, देखोगे अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, अब डेल्टा निकालते हो, चेंज एनर्जी निकालते हो,
चेंज इन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज होगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा ई, प्रोडक्ट की एनर्जी कितना हुआ? 2Z, रिएक्टेंट की एनर्जी कितना हुआ? x प्लस वाई। अब देखो इसी के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है। ये थोड़ा सा आपको थर्मोडायनेमिक्स की बातें हैं, तो कोई कठिन नहीं है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना हुआ? 2Z माइनस एक्स प्लस वाई। अगर डेल्टा ई का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, देखो अगर ये डेल्टा जेड आपका जो है ये बड़ा होता है, ये वैल्यू छोटा होता है। अगर यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया, तो एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। एनर्जी रिलीज हो जाएगा। अगर डेल्टा ई का वैल्यू निगेटिव आ गया तो क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर होगा। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, जितना खर्चा होगा उससे ज्यादा हमें एनर्जी मिला। जितना एक्स्ट्रा एनर्जी मिला वो क्या होगा? रिलीज होगा केमिकल रिएक्शन में। ऐसे केस में वो एनर्जी वहां पर रिलीज होगा, डेल्टा ई का वैल्यू मिल जाएगा। आप प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा करके देख सकते हो। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम पड़ जाता है, रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो क्या होता है? वहां पर एनर्जी रिक्वायर होता है। और जब एनर्जी रिलीज होगा उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एनर्जी अगर रिक्वायर होगा उसे क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर होगा। इसको हम लोग अब और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम लोग देखते हैं। अब बाकी केमिकल रिएक्शन इसका बहुत इस्तेमाल होगा। बोलेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इनका कई बार इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले इनको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, थोड़ा डिफाइन कर लिया जाता है। तो क्या बोला गया? इफ इन ए केमिकल रिएक्शन heat is released out as a product, then such chemical reaction are known as the exothermic chemical reaction। वह केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एज ए प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, इसमें ऊष्मा बाहर आता है, उसे क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बोलोगे chemical reaction in which heat released as a product known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि
एग्जाम्पल combustion of fuel है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, एसपी है। इस सब क्या कहलाएंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। इन सभी में क्या होता है? हीट एज ए प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, तो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यहां पे क्या होता है कि प्रोडक्ट में बॉन्ड के बनने के कारण से जो एनर्जी रिलीज होता है वह रिएक्टेंट में बॉन्ड के टूटने में रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा होता है, इस कारण से यह रिलीज आउट होता है। इसी दूसरा हम देखते हैं एंडोथर्मिक केमिकल एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें यह बोला गया कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर होता है, वहां पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन अगर होता है और एनर्जी क्या होता है? रिक्वायर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन सच ए in such a chemical reaction energy is required. In such a chemical reaction energy is required, so they called as एंडोथर्मिक केमिकल, दे कॉल्ड एज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इन लोगों में क्या होता है? रिएक्टेंट्स को केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा वहां पे एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होगा देन द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स में बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट में बॉन्ड बनने से जो एनर्जी रिलीज होता है वो कम पड़ जाएगा। जब प्रोडक्ट में रिलीज एनर्जी रिएक्टेंट में रिक्वायर एनर्जी से कम पड़ता है तो क्या होता है? वह एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन शो करता है। इसे एग्जांपल है एग्जांपल में आपका decomposition of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है। ऐसे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन आता है, सबको हम लोग देखेंगे। तो इन लोगों में क्या होता है? एनर्जी को हमें बाहर से देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करेगा। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये गैस फॉर्म में। लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा। ऐसे होता तो मेरा ये चौक अपना टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक इसको हम गर्म नहीं करेंगे, हीट नहीं करेंगे, जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह टूट जाता है। सो ये प्रकार का क्या हुआ? इसमें एनर्जी रिक्वायर हुआ, सो ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने क्या देखा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट या रिलीज होने की बेसिस पे हमने रिएक्शन को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में बांट दिया है। अब हम आपके चैप्टर के अनुसार आपके बुक में जो दिए हैं हेडिंग्स उसके अनुसार चलते हैं हम, जहां पे आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन के टाइप को देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कई तरह के केमिकल रिएक्शन में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके अलावा भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब इनको भी हम फिर कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो हम पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम पहला देखते हैं जो हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला को पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, जैसा कि इसका नाम दे रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब एक से ज्यादा लोगों को आपस में जुड़ जाना होगा, और जुड़ के क्या होगा, कोई एक प्रोडक्ट बनाना होगा। एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, कोई एक प्रोडक्ट बनाना होगा, तो उसको हम बोल लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मीन्स हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा कि सिंगल प्रोडक्ट ही बनना चाहिए, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, वही कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या बोला गया, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल और एटम कुछ भी हो, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट combine to form single product known as combination रिएक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका एग्जांपल एक बहुत ही आसान एग्जांपल हम लेके देखते हैं। आप कोयला, कोल देखा ही होगा। कोल का जो मेन कंपोनेंट क्या होता है, कार्बन होता है, जो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कार्बन को आपने किससे जलाया, ऑक्सीजन गैस से जला दिया। देखो, कोई भी आपका कंबस्टन रिएक्शन होगा, कहीं भी जलने की बात होगी, तो वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो कार्बन किससे जला, ऑक्सीजन से जलाया, क्या बन गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, प्लस क्या मिलता है वहां से, हीट मिलता है, एनर्जी मिलता है। अच्छा, अब क्या देखा, कार्बन को आपने ऑक्सीजन से जलाया, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या हुआ, वहां से हीट रिलीज हुआ। अब तुम लोग बता सकते हो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, सोच के बोलो। तो क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट निकला है, यहाँ हीट रिलीज हुआ है, प्रोडक्ट में हीट बाहर आया है, सो इट इज ए एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख सकते हो, ये कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऐसे देखो, तुमने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको हम लोग क्विक लाइम या लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या कहते हैं इसको हम लोग,
क्विक लाइम या लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अपने किसमें घोल दिया, पानी में। तुम लोग देखे होंगे ये रिएक्शन, जब चूना कली करना होता है, व्हाइट वॉशिंग करना होता है, तो चूना को पानी में डालते हैं ना, तो जो जो चूना पानी में डालते हैं वही चूना क्या है, क्विक लाइम है या कैल्शियम ऑक्साइड है। और जब तुमने इसको पानी में मिलाया तो देन इट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करता है। ये वाटर हो गया, क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। प्लस इस प्रोसेस में भी क्या होता है, हीट रिलीज हुआ, ये भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो क्या देखा आपने, यह होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करेंगे और कोई एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ये महोदय हैं नाइट्रोजन, नाम तो सुना ही होगा इनका, प्लस ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या बना देता है, यहाँ पे हमको प्रेशर इसमें लगाना पड़ता है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि हम लोग रिएक्शन कंडीशन को नोट कर देते हैं। प्रेशर लगाया हमने, क्या बन गया, अमोनिया, प्लस इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या बन गया, अमोनिया बन गया। बैलेंसिंग कर लोगे, पिछले क्लास में मैंने बताया था। देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ आया हुआ है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 नाइट्रोजन तो पक्का है कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 3 हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये आपका क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आप देखोगे, इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ये सब आते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो और भी कई तरह के रिएक्शंस हम लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई और दिक्कत होगा तो आप इसमें से पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कई सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो रिएक्शंस को आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हम 1-2 एग्जांपल और आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दे देते हैं। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही आएंगे जिसमें कि कंबस्चन, हमने जैसा लिखा था हाइड्रोजन को जला करके ऑक्सीजन में, या फिर पिछले क्लास में जो केमिकल रिएक्शंस का बैलेंसिंग बताया था वहां पर भी हमने बेंजीन को जलाया था, या फिर वहां पे एसिटिलीन को जलाया था। तो ये सब एग्जांपल आते हैं। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम जलाते हैं किसको, मीथेन को जलाते हैं, इसको आप क्या कहते हो, नेचुरल गैस है ये, नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, प्योर मीथेन नहीं होता है, मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। अगर इसको तुम जलाओगे, मतलब कह सकते हैं कि कंबस्शन रिएक्शन जो होते हैं, कंबस्शन में भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। कंबस्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है। तो अगर मीथेन को जलाया तो क्या बन जाएगा, CO2 plus H2O. This is the not example of combination reaction. This is the example of exothermic reaction. ध्यान देना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैं एग्जांपल 1-2 और बता देता हूं जो कि आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है। तो क्या बन गया, CO2 और H2O। बैलेंस कर लोगे, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन था, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो 2O2 कर दिया। ये क्या हुआ आपका
एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन ये क्या होगा? ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। इसमें हम जो भी भोजन खाए रहते हैं, जो भी फूड मटेरियल होता है, उसका भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन किया जाता है, कंबशन किया जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हमारा बॉडी अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में इस्तेमाल करता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या हुआ, जैसे कि ग्लूकोज को C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है प्लस 6O2 गैस फॉर्म में है। अब क्या करते हो, इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन से जला देते हो, कंबस्टन। ये इंटरनल कंबस्टन कह सकते हो कि यह सेल के अंदर होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होता है। तो क्या बनता है इसमें 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। देखो बैलेंस हो गया, 6 कार्बन था हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन है, मेंटेन है। आपका ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, 12 और 6 18 ऑक्सीजन है। प्लस क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। हमने बताया ना कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसमें हमने ग्लूकोज को ऑक्सीजन से जलाया है, इससे जो एनर्जी निकलता है, यही एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों की बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए। अदरवाइज हम लोगों की बॉडी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदा रहना है तो भोजन लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। सांस लेते हो ना, ऑक्सीजन लेने के लिए वो ऑक्सीजन यही काम करने जाता है, इस फूड को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज कराता है और यही एनर्जी क्या बताया हमने, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कह सकते हो कि रेस्पिरेशन इज आल्सो ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें भी एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सब क्या था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस थे और ये इनके एग्जांपल था। ऐसे ही हम जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें अगर नहीं होगा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर होगा तो जरूर कमेंट करके पूछ लेना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम दूसरा केमिकल रिएक्शन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, जिसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा स्टूडेंट, ये भी जान जाओ, जो डिग्रेडेशन होता है, जैसे कहीं सब्जियां सड़ रहा है, कहीं कंपोस्ट बन रहा है, वहां पर भी हीट रिलीज होता है। आप कभी महसूस किया होगा, अगर आपने कभी देखा होगा तो वहां पर भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। कहीं भी बहुत सारे काउ डंग इकट्ठा है, अगर देखोगे वो भी क्या होता है, हीट वहां टेम्परेचर नापोगे उसके अंदर का तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि जब उसका डिकम्पोजिशन होता है या उसका डिग्रेडेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, तो वहां पे हीट रिलीज होता है। कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसलिए हमने बता दिया कि जब डिग्रेडेशन या रॉटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स होता है, रॉटिंग ऑफ द या डिग्रेडेशन ऑफ द काउ डंग्स होता है, तो वहां पर भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही चलता है। तो अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब क्या है, कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, एक बड़ा कंपाउंड होगा, इसको आप वहां पे क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करोगे, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करोगे, एक से ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
Means you can say that when in a chemical reaction a large molecule is break down into a simpler molecules, then they are known as the decomposition reaction. When in a chemical reaction large molecule is break down in more than one simple molecule, more than one simple molecule such reaction is known as decomposition. Such reaction known as decomposition reaction. तो क्या बोला गया, जब कोई केमिकल रिएक्शन इसमें क्या हो, बड़ा मॉलिक्यूल जो है वह एक से ज्यादा छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, जब भी टूटने की बात होती है तो मोस्टली इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में बताया जब कुछ तोड़ना होगा तो एनर्जी रिक्वायर होगी, जब कुछ बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी रिक्वायर होती है, बॉन्ड के बनने में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बॉन्ड को तोड़ करके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में तोड़ देना है। तो क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, ठीक। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने देख लिया कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल में एक बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये जो ब्रेक डाउन होगा इसमें क्या होगा, इन या बल्कि फॉर decomposition reaction energy is required। एनर्जी क्या होगा इसमें, रिक्वायर होगा, ठीक है। एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके लिए, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स के लिए, बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए क्या हुआ, यहां पे एनर्जी रिक्वायर होगा। तो ये एनर्जी रिक्वायर होगा, तो ये कैसे वर्क करेगा और इसके कारण से कितने टाइप की रिएक्शंस में अब ये डिवाइड किया जाएगा, इसको हम देखते हैं। तो एनर्जी का सोर्स क्या होगा, एनर्जी का सोर्स अगर हमने डायरेक्टली हीट किया, या आपने लाइट के थ्रू एनर्जी दिया, या आपने करंट के थ्रू एनर्जी दिया। अब एनर्जी देने की कई सारे तरीके हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को कई सारे केमिकल रिएक्शन में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा, जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा वो अकॉर्डिंग टू एनर्जी, किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू
सोर्स ऑफ अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। मतलब जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो एनर्जी के कई अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। मुख्य रूप से तीन को हम देखते हैं और भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हमने क्या देखा कि इनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी का सोर्स था उसके बेसिस पे हमने इनको मुख्य रूप से तीन टाइप के रिएक्शंस में ब्रेक कर दिया है। कौन कौन हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये मुख्य रूप से तीन में होते हैं, और भी एक दो हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से इन्हीं तीन के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो पहला स्टडी करते हम लोग हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो पहला स्टडी हम लोग करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो थर्मल, जहां पे भी थर्मल शब्द आ जाए समझ जाओ वहां पे हीट के बारे में बात हो रहा है। वहां पे तापमान के बारे, तापमान अच्छा शब्द नहीं होगा, वहां पे उष्मा के बारे में, हीट के बारे में बात हो रहा है। तो क्या बताओगे? जब किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, जब कोई डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन करवाना हो और सोर्स ऑफ एनर्जी हीट हो, मतलब से गर्म करना पड़े, तो उसे क्या कहेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो क्या बताया गया? When for a decomposition reaction, heat is source of energy. Heat is source of energy. Then such reaction is known as thermal decomposition reaction। तब उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया था इसके पहले। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ देना था कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये चीज जान जाओ, हमने कुछ देर पहले बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन या कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा मोस्टली क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी हमें बाहर से देना पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हम लोग हैं। एग्जाम्पल किसका? डिकम्पोजिशन ऑफ मार्बल।
और चॉक जो होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का ही फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट कहलाते हैं, CaCO3 कहलाते हैं। तो जब आप मार्बल या चाक को गर्म करोगे, हमने कहा था हीट कर देंगे, हीट का सिंबल हम क्या कहते हैं? डेल्टा से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये क्या है? मार्बल और चॉक है। इनको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में, और ये किसमें आ जाएगा? गैस स्टेट में। तो क्या देखा आपने? एक मॉलिक्यूल को आपने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया। सो इट इज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इसके अलावा और भी कई प्रकार के थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं? फेरस सल्फेट है, उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट है, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। और भी कई प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस चलते हैं। हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? PbNO3 ट्वाइस। ये आपका लेड नाइट्रेट है। आपको 10th के एनसीईआरटी में इनका एक्टिविटी भी दिया गया है कि जब आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को यहाँ पे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट को लेकर के आप इसको जब जलाओगे, इसको आपने क्या किया? जलाया इसको, तो यहां से बहुत सारा फ्यूम इसका निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस का, NO2 का, यहां से आपका गैसेस निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या था? का थर्मल डिकम्पोजिशन था, क्योंकि वहां पे लेड नाइट्रेट को जब जलाया, वहां पे डिकम्पोज किया गया हीट दे करके, तो ये क्या हुआ? यह ब्रेक कर गया है नाइट्रोजन NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 में ब्रेक कर गया है, जो यहां से बाहर निकलता है। और यह एक प्रकार का एग्जाम्पल होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या किया गया? जो ये लेड नाइट्रेट होता है, इसको आपने गर्म कर दिया। जब गर्म कर दिया तो किसमें टूट गया? लेड ऑक्साइड में, PbO में। तो किसमें टूट गया? NO2 में ब्रेक कर गया है। ठीक है। प्लस किसमें टूटता है? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब लेड नाइट्रेट को हमने यहां पे गर्म किया तो ये क्या हुआ? लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में ब्रेक कर गया है। अब इसको आप लोग चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6 है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, 2 4 1 5 है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये बनता है 2 PbO, और ये कितना बनता है? 4 NO2 बन जाता है। देखो अब कितना हो रहा है? लेड 2 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 है। आपका नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे NO3 ट्वाइस है ना, 2 दूना की 4 नाइट्रोजन है, बिल्कुल मेंटेन है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 3 जा 6 2 जा 12 है। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना? 8, ठीक। 8 2 10। तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे तो
आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना है 8 10 है 2 12 है। तो क्या सब बैलेंस है, किसी में कोई दिक्कत? लेड बैलेंस है। आपका नाइट्रोजन को देखोगे तो नाइट्रोजन कितना है 2 और 2 4 नाइट्रोजन है जो बिल्कुल बैलेंस है। और ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन कितना है 2 3 6 2 12 है। यहाँ से 2 ऑक्सीजन मिला, यहाँ से कितना मिला 8 2 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 12 ऑक्सीजन। ये बिल्कुल एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपको पता है कि ये किस फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो देखो जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो थर्मल, तो ये क्या करता है थर्मल डिकम्पोजिशन करेगा। और इसके थर्मल डिकम्पोजिशन के कारण से क्या निकलता है, फ्यूम कैसा ब्राउन कलर फ्यूम निकलता है, धुआं निकलता है, फॉग टाइप निकलता है ब्राउन कलर का, भूरा कलर का। क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, उसी के निकलने के कारण से आपको भूरा कलर का गैस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो समझ जाओगे कि लेड नाइट्रेट को जो हमने डिकम्पोज किया तो वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का ही वो फ्यूम है। ऐसे एग्जाम्पल हम और देखते हैं। अभी हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल के हम क्वेश्चंस आपको अगले क्लास में करवाएंगे। थर्मल decomposition of ferrous sulfate FeSO4 का .7H2 होता है। हमें फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। ऐसे कहते हैं लोग फेरस सल्फेट, ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। तो जब इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हम पहले गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, ये कलर होता है इसका ग्रीन कलर होता है पूरा, इसका कलर ग्रीन कलर का होता है। लेकिन जैसे इसको हम गर्म करेंगे हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को, सबसे पहले इसका ग्रीन कलर खो जाएगा, सबसे पहले इसका ग्रीन कलर जाएगा और वाटर वेपर्स वहां से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे हम FeSO4.7H2 को हीट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन था, ये हो जाएगा FeSO4+7H2O, क्योंकि वेपर की फॉर्म था तो बाहर आ जाएगा। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था जो चीज बाहर आएगा उसको हम एरो से दिखा देते हैं, बाहर चला गया बचा FeSO4। अब इस FeSO4 को हम लोग फर्दर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। ये आपका फेरस सल्फेट था, इसे कहेंगे फेरिक ऑक्साइड कहेंगे। ये हो गया आपका, तो इसमें जो है आयरन थर्ड स्टेट में +3 स्टेट में है तो फेरिक, जब आयरन +2 स्टेट में रहेगा तो फेरस, जब आयरन +3 स्टेट में रहेगा तो फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या कहलाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कहलाएगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड कहलाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये होगा आपका फेरिक ऑक्साइड, ये आपका फेरस सल्फेट है। अब देखो इसको आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आयरन यहाँ 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर 2 था, सल्फर आपको 2 मिल चुका है। कितने ऑक्सीजन है, 8, 3 2 5 और 3 8। उम्मीद है ये आपका बैलेंस हो गया है, ठीक है। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है।
तो क्या हुआ, आपने देखा फेरस सल्फेट को जब हमने हीट कर दिया तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में यह टूट गया है। और इसका एक सल्फर के जलने का एक स्मेल आता है, जो उस स्मेल को आप सुन करके बता दोगे कि यहाँ सल्फर जलने का ये स्मेल है। तो ये एक प्रकार का ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जैसे ही आपने इसमें हीट दिया, ये टूट गया कई सारे कंपोनेंट में। यह एक बड़ा मॉलिक्यूल था, छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक कर गया है। ऐसे अगर तुम अमोनिया को भी गर्म कर देते हो, अगर अमोनिया को भी गर्म कर दिया जाए, अमोनिया गैस है, अगर इसको हीट कर देते तुरंत यह N2 प्लस H2 में ब्रेक कर जाएगा। बैलेंस करोगे 2NH3 N2 प्लस 3H2 गैस गैस। तो ये भी ये प्रकार का क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। मतलब आपकी लाइफ में देखोगे बहुत सारे जगहों पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। हमने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड बना था और क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था। कैल्शियम ऑक्साइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमने बताया था व्हाइट वॉशिंग में करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में करते हैं। तो ऐसे कई जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन का। खासकर से जब आपको चैप्टर पढ़ना है, माइनिंग्स का जो पढ़ना है चैप्टर मेटलर्जिकल, वहां बताया जाएगा कि इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कैल्सिनेशन में, रोस्टिंग में इनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें था थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो आज हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा देख लिया। अभी इसमें फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक तुम लोग इसको अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ डालो, वीडियो को अच्छे से देख लो, पेन पेपर लेकर ही बैठो, नोट्स बनाते रहो। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लो, ठीक है। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।